हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरीश चौहान और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल सुपर 7 एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8 मैथ्स विच इज़ स्क्वायर एंड क्यूब। तो ये उस चैप्टर का आज एक इंट्रोडक्शन है कि कौन कौन सी चीज़ें हमको आगे नेसेसिटी हो सकती है, किन किन टॉपिक्स की कौन कौन से बेसिक नॉलेज हमको वो चैप्टर सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। तो उस पर ही हम बात करने वाले हैं। कुछ यहाँ पे रिकैप्स होंगे, रिकॉल्स होंगे, तो बने रहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो आगे चल के हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं वो है इवन एंड ऑड नंबर्स का। सो सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि इवन नंबर क्या होता है, सो इवन नंबर अ नंबर डिविजिबल बाई 2 और एंड्स विद 0 2 4 6 8 इज़ नोन एज इवन नंबर। कहने का क्या मतलब है, ऐसा कोई नंबर जो 2 से डिविजिबल हो या 0 2 4 6 8 इनसे एंड होता हो। मतलब लास्ट डिजिट अगर किसी नंबर का 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो वो बन जाएगा हमारा इवन नंबर। तो कैसे जानेंगे कि कौन सा नंबर इवन है, उसके लास्ट डिजिट को देख के। सपोज आई एम राइटिंग अ नंबर हियर 2164। यू जस्ट हैव टू टेल मी is this number an even number? So yes, this number is an even number. क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट इसका क्या है, 4। सपोज आई एम राइटिंग अनदर नंबर हियर 100। अब बताइए कि इवन नंबर है या नहीं, तो यस ये भी इवन नंबर है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आ रहा है इसका, 0। सिमिलरली अगर मैं जितना भी बड़ा नंबर ले लूँ, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर है, आप देख पा रहे होंगे। अब मुझे बताना है कि ये इवन नंबर है या नहीं, तो क्या करूँगा मैं, अब 2 से तो डिवाइड करते बैठूंगा नहीं इसको। तो सबसे शॉर्टकट तरीका क्या होता है इसका, लास्ट डिजिट चेक करना। अगर लास्ट डिजिट इन 4 डिजिट में से कोई चीज़ आ रही है इनके लास्ट डिजिट में, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। ओके ओके, लेट्स मूव टू अनदर थिंग विच इज़ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है, a number not divisible by 2 or ends with 1 3 5 7 9 is known as odd number। अब ऑड नंबर ये उल्टा हो जाता है इवन नंबर का। जहाँ पे हम बोल रहे थे इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होता है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा ऐसे नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। या ऐसे नंबर जो एंड हो रहे हैं 1 से 3 से 5 से 7 से या 9 से, कहने का मतलब जिनका लास्ट डिजिट इन 5 डिजिट में से कुछ आ रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, ऑड नंबर्स। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे एक मैं नंबर लिख रहा हूँ ये 1125। तो ये कौन सा नंबर है, इवन है कि ऑड, लास्ट डिजिट चेक करिए 5 आ रहा है, ऑड नंबर है। एक और नंबर लेते हैं 102467। अब ये बताइए ऑड है कि इवन है, ये भी ऑड नंबर है, क्यों, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 7। तो आपको लास्ट डिजिट चेक करना है, आपको 2 से यहाँ पे डिवाइड करके नहीं देखना है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको सिंपली क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट। अगर किसी का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो नंबर कौन सा होगा, इवन नंबर। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट आ रहा है 1 3 5 7 9 तो वो कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर। डन, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स आर द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर और अ प्रोडक्ट। अब जनरली हम जानते हैं मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब जहाँ पे हम नंबर्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और उस मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सपोज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक नंबर 3 एंड 2, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 2 जा या 2 3 जा कितना आता है, 6। तो ये जो 6 होगा यही क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। अब ये प्रोडक्ट जिन नंबर्स के मल्टीप्लाई होने से बना है उन नंबर्स को, जैसे यहाँ पे 3 एंड 2 है तो ये जो नंबर्स हैं 3 एंड 2, ठीक है, ये 6 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। ये दोनों बनेंगे इसके फैक्टर्स। तो हमारा डेफिनेशन यही बोल रहा है, फैक्टर्स आर द नंबर यू मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर और अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं हम, चलिए देखते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज़ यू हैव चपाती। चपाती सबको पता है, चपाती किसको बोलते हैं, रोटी को। अब हम देख रहे हैं रोटी भी हमारा एक क्या है, ये भी हमारा एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट
ये चपाती या रोटी बनता कैसे है? हम क्या करते हैं, व्हीट फ्लोर लेते हैं, और क्या लेते हैं, हमने वाटर भी ले लिया, हमने और क्या ले लिया, सॉल्ट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं रोटी को अगर मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? व्हीट फ्लोर होगा, वाटर होगा और सॉल्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम इनका कहीं ना कहीं अगर हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हम क्या कर रहे हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसका मल्टीप्लाई किया, हमने तैयार किया क्या, रोटी मल्टीप्लाई किया, उसके बाद पकाने वाला प्रोसीजर अलग है। अभी हम बात करें इसके फैक्टर्स की। अगर मेरा प्रोडक्ट रोटी है तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, व्हीट फ्लोर बनेगा, वाटर बनेगा एंड सॉल्ट। क्यों? क्योंकि इनके मिक्सअप से, इनके मल्टीप्लिकेशन से ही जो प्रोडक्ट तैयार कर पा रहे हैं वो क्या है, रोटी है। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो क्या हम रोटी बना सकते हैं क्या? नहीं। तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमको ज़रूरी क्या रहता है, उसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे अगर मैं रोटी का एग्जांपल ले रहा हूँ तो उसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, आपको समझ में आया? उसके फैक्टर क्या बन रहे हैं यहाँ पे, वाटर, व्हीट फ्लोर एंड क्या बोलेंगे उसको, सॉल्ट। ठीक है, अब एक और नंबर से मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर 12, मैं एक नंबर ले रहा हूँ 12। अब मुझे बताइए कि इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे। 12 का सबसे पहला फैक्टर होगा 1 एंड 12। क्यों? क्योंकि 1 और 12 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 एंड 6। अब 2 में 6 का मल्टीप्लाई करूँ या 6 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ, आएगा 12 भी, एक ही हो गया। और दूसरा क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 4 में 3 का करूँ या 3 में 4 का करूँ, 12 मिल जाएगा हमको। अब ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे 1 हो गया, 12 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 3 एंड 4, यही सारी चीज़ें क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 12। क्यों? क्योंकि 1 और 12 का मल्टीप्लाई करने से 12 मिल रहा है, तो ये दोनों इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करने से हमको 12 मिल रहा है, तो 2 और 6 भी फैक्टर बन गए 12 के। एंड 3 एंड 4 का भी मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिल रहा है, 12। तो ये 3 एंड 4 भी इसके क्या बनेंगे, फैक्टर्स। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। और फैक्टर्स को और कैसे समझ सकते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 6 12 के फैक्टर्स हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो फैक्टर्स हैं इस प्रोडक्ट 12 को पूरी तरीके से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप कभी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया कि सपोज चेक वेदर दिस नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ दैट गिवन नंबर, ऐसा कुछ पूछ दिया, तो आप क्या करना, सिंपली उसको डिवाइड करना। जिस चीज़ को फैक्टर बोला जा रहा है उससे उस नंबर को डिवाइड करना। अगर वो नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है तब वो क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर। सपोज यहाँ पे मुझे 12 के फैक्टर्स चेक करने, अगर क्वेश्चन आ ही गया कि चेक करिए 1 2 3 4 6 12 के फैक्टर हैं या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे डिवाइड करूँगा। 1 से डिवाइड करूँगा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूँगा 12 आ जाएगा, 3 से करूँगा, 4 से करूँगा, 6 से करूँगा, 12 से, तो सबसे इनसे करूँगा तो 12 इजीली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ 12। अब ये जो प्रोसीजर आप देख पा रहे हैं कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना, इसी प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, फैक्टराइजेशन। यहाँ पे लिखा भी है, फैक्टराइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ नंबर, एक्सप्रेशन और अदर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट इनटू इट्स फैक्टर। किसी भी नंबर को, किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट को उसके फैक्टर्स में डिवाइड करना या फैक्टर्स में स्प्लिट करना या ब्रेकिंग डाउन करना उनका, यही प्रोसीजर क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। क्लियर है सबको? ओके। सो नेक्स्ट जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस चैप्टर से, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, स्क्वायर एंड क्यूब। तो अब हम जो देखने जा रहे हैं उसका नेम है स्क्वायर। इस टॉपिक का नेम क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बहुत छोटा सा है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द नंबर बाई इटसेल्फ। ठीक है, अगर किसी नंबर का मुझे स्क्वायर चाहिए तो उस नंबर में मैं उसी नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे स्क्वायर मिल जाएगा। सपोज़ अगर मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, चलो क्वेश्चन बोल दिया कि स्क्वायर ऑफ 2 क्या होता है, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो रहा है, जिस भी नंबर का मुझे स्क्वायर चाहिए होगा, सपोज़ मुझे 2 का चाहिए, तो मैं उसमें उसी नंबर का क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 4। तो स्क्वायर ऑफ 2 क्या होता है, 4। सिमिलरली एक और नंबर ले लेते हैं हम, स्क्वायर ऑफ, चलो 5 कर लेते हैं। अब मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए, तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, उस नंबर का उसी में मल्टीप्लाई, और ये कितना आ जाएगा, 25।
तो स्क्वायर ऑफ 5 क्या बन रहा है 25। तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं हमारे डेफिनेशन को। डेफिनेशन वही बोल रहा था कि अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर चाहिए तो उस नंबर में उसी नंबर का एक बार क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, तो वहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा स्क्वायर मिल जाएगा। अब स्क्वायर को समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपके बुक वाले जो थ्योरेटिकल जो वहाँ पे नॉलेज है उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड मुझे आपको चीज़ें सिखानी है। अगर फिर से मैं बुक लेके बैठ जाऊँ और उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो आपको मैं बताऊँ तो वो मेरे हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि बुक देख के तो आप भी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, मुझे आपको वो चीज़ें सिखानी है जो आपके लिए चैप्टर सॉल्व करने में थोड़ा सा बेनिफिशियल हो, आपकी नॉलेज गेन करने में थोड़ा सा बेनिफिशियल हो, तो हम वो लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर आपके अगर आ रहे हैं बुक में चीज़ें नहीं है, तो इस पर आप फोकस मत करिएगा, बस आप फोकस करिए मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। तो स्क्वायर आपको समझ में आ गया। अब स्क्वायर क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे हमको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली आपको क्या देखना पड़ेगा, सेम नंबर्स का वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में एक पेयर बनना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 4 का स्क्वायर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है, आई होप कि आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर। तो बेसिकली एक बार फिर से मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। ये 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के हिसाब से, इसको हम बोलेंगे बेस। ये बेस हो जाएगा आपका। और ये जो ऊपर 2 है, जो सुपरस्क्रिप्ट में 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट होता है। ये दूसरे तरीके से मैं आपको स्क्वायर समझा रहा हूँ, ये एक्सपोनेंट हो गया। और हमने एक्सपोनेंट के चैप्टर में सीखा हुआ है, अगर किसी भी, ये बेस हो गया, बेस की पावर जितनी आती है बेस को खुद से ही उतने टाइम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे बेस यहाँ पे 4 है, इसकी पावर में 2 है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 करूँगा, तो ये क्या बनेगा 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर क्या आता है 16। सिमिलरली अगर यहाँ पे सपोज 4 टू द पावर 3 हो गया, रीड कैसे करेंगे इसको 4 टू द पावर 3, इसको कैसे बोलेंगे 4 टू द पावर 2, या इसको बोलेंगे 4 स्क्वायर, इसको बोलेंगे 4 टू द पावर 3, या इसको बोलेंगे 4 क्यूब। आगे क्यूब भी आएगा, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से 4 क्या बन रहा है हमारा बेस, और ये जो 3 है ये क्या बन रहा है हमारा एक्सपोनेंट, या इसी को एक जनरल फॉर्म में बोला जाता है पावर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पावर, तो ये भी पावर। अब किसी भी बेस का जितना पावर होगा या एक्सपोनेंट होगा उसको खुद में उतने टाइम्स क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 या 4 टू द पावर 3 या 4 क्यूब, कितना बनता है ये 64। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, स्क्वायर मतलब पावर में 2, और पावर में 2 मतलब क्या करना है उसको खुद से ही 2 टाइम्स क्या कर देना मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है पावर में 3, पावर में 3 मतलब 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगर आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर। अब सर एक चैप्टर आ गया स्क्वायर एंड क्यूब, उसमें एक टॉपिक आ गया स्क्वायर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब किसी भी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर है ये कैसे जानेंगे, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए मेरा आपसे ही क्वेश्चन है कि क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, किसी को पता है, चलिए बताते हैं फिर। अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम इंटीजर्स। अभी मैंने आपको सिखाया था 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा इंटीजर क्या होता है, उस पर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, उस पर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और उस पर ज़ीरो भी आता है। तो यहाँ पे अगर मैंने इंटीजर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे -4 का मल्टीप्लाई -4 से भी कर सकता हूँ। तो -4 का मल्टीप्लाई -4 से कितना आएगा 16। इन अदर वर्ड्स आई कैन से -4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या बनता है 16। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। यहाँ पे एक चीज़ और हमको यहाँ पे सीखने को मिल गया, चाहे वो नंबर नेगेटिव ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर वो नंबर नेगेटिव भी है तब भी उसका स्क्वायर करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा ही। तो ये क्या बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एट द प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम इंटीजर। सेम इंटीजर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने -4 लिया तो यहाँ पे मैं 4 नहीं ले सकता। सपोज अगर किसी का दिमाग ऐसे चल रहा होगा
कि -4 और 4 ले लेते हैं तब भी तो 16 आ जाएगा सर, लेकिन तब क्या आएगा -16। और एक रूल आप हमेशा याद रखना, कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नंबर में नहीं आता, ठीक है, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आना ही चाहिए। गलती कहाँ पे हो गई, यहाँ पे देखिए मैंने अभी क्या कहा, सेम इंटीजर होना चाहिए, सेम इंटीजर होना चाहिए। तो सेम इंटीजर है क्या, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या दोनों सेम है क्या, नहीं। जब भी किसी नंबर को, ठीक है, मैं क्या करूँ, सेम इंटीजर के फॉर्म में लिख पाऊँ तभी मैं उसको क्या बोलूँगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बोलूँगा। परफेक्ट स्क्वायर तो देख लिया कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब सेम इंटीजर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और कोई प्रोडक्ट आएगा तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए आपको डेफिनेशन याद नहीं हो पा रहा है और 1 मार्क में एक क्वेश्चन कभी आ गया कि चेक वेदर दिस गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। आपको सिंपली 1 मार्क में इसको बनाना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। तो उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आपके बुक में भी दिया है लेकिन छोटा सा दिया है, तो उसको मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आपके लिए बनाया है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डिजिट, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट आ रहा है 0, 1, 4, 5, 6 या 9, इन 6 डिजिट में से कोई सा भी अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में आ रहा है तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इट विल नेवर एंड इन 2, 3, 7, 8। हाँ, एक चीज़ और, अगर कोई नंबर इन डिजिट से एंड हो रहा है या इन नंबर से एंड हो रहा है जिसमें 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क के जिसमें जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 1 मार्क में रहेगा तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू सी द लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट में आ रहा है 0, 1, 4, 5, 6, 9 तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर लास्ट डिजिट में आपको दिख गया 2, 3, 7, 8 तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले अपने प्रॉपर्टी पे जाते हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं, इफ़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड्स इन 0 द नंबर ऑफ 0 विल ऑलवेज बी इवन, ठीक है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर हमको चेक करना है और वो नंबर दिया हुआ है जीरोस के फॉर्म में, जीरोस के फॉर्म में कैसे, सपोज यहाँ पे दिया है 100 या दिया हुआ है 1000 या दिया हुआ है 80,000, ठीक है। तो जनरली हम क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। चलिए 100 में कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, 2, इवन नंबर्स में है ये, ठीक है। इवन नंबर्स में यहाँ पे लिखा होगा, देखिए कि जीरो जो आएंगे वो इवन नंबर्स में होंगे। इवन नंबर्स में यहाँ पे इवन नंबर होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, उनकी काउंटिंग जो होगी वो इवन में होगा। काउंट करिए जीरो को, कितने हैं, 2 हैं, 2 क्या होता है, इवन नंबर। तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 1000 में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 3, ठीक है। काउंटिंग कैसी है इसमें, ऑड है, ऑड है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 80 क्या लिखा हुआ, 8 लाख लिखा हुआ, 8 लाख। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 5। अगर 5 हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, नो। नंबर ऑफ जीरो शुड बी इन इवन नंबर्स, ठीक है। उनकी काउंटिंग कैसी होनी चाहिए, इवन नंबर्स में होना चाहिए। क्लियर है ये। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, जो हम परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखने वाले हैं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का होता है। कैसे, सपोज मुझे निकालना है 3 का स्क्वायर, ठीक, या इसका क्या बनेगा, चलिए 3 का स्क्वायर मुझे निकालना है। हमको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब 9 मुझे निकालना है, अगर 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम में आएगा तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं कैसे। अब 9 कैसे आया होगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और ये सो ऑन चलते रहेगा। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में आना चाहिए 9, तभी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो करिए सम, 1 + 3 कितना हो गया, 4 + 5 करूँगा तो 9, 9 आ रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के समेशन के फॉर्म में या एडिशन के फॉर्म में अगर कोई नंबर आ जा रहा है तो वो नंबर होगा एक ऑड नंबर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है। ओके, लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट विच इज़ पॉइंट नंबर 4। मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया है
कि अगर कोई नंबर नेगेटिव आ रहा है, कोई नंबर अगर नेगेटिव है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, द नंबर शुड बी विथ अ पॉजिटिव साइन, या पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। वैसे भी पॉजिटिव साइन को हम डिनोट नहीं करते या शो नहीं करते। ठीक है, तो नंबर का पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे भी मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं 4 पॉइंट्स, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन का, जो हमको पता होना चाहिए। अगर हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, जो क्वेश्चंस गिवन है उसको अच्छे से सॉल्व करना है, तो ये चीज़ें तो हमको आनी ही चाहिए। अभी देखिए, मैंने आपको फैक्टराइजेशन समझाया था। फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में तोड़ना, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन करना। ठीक है, ये होता है फैक्टराइजेशन। लेकिन अब इसमें एक नया वर्ड भी ऐड हो गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सिंपल से बात है, किसी भी नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई टुगेदर टू मेक द ओरिजिनल नंबर। ठीक, ओके। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन तो बता दिया, लेकिन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये तो बताया नहीं। तो चलो एक बार थोड़ा सा इसको भी रिकॉल कर लेते हैं कि प्राइम नंबर्स होते हैं क्या। बेसिकली प्राइम नंबर्स का मतलब होता है, प्राइम आपको नाम से क्लियर होगा, जो अपने में एकदम मस्त मौला है। ठीक है, ये कंपोजिट नहीं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जो किसी भी अदर नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सपोज 4, अब 4 क्या होगा, 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, और खुद अपने आप से तो हो गई। लेकिन प्राइम का कहना ऐसा है कि नहीं भैया, मैं तो नहीं होऊंगा किसी से डिवाइड। अब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपने खुद से डिवाइड कर लीजिए या 1 से डिवाइड कर लीजिए, उसके अलावा मैं किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होऊंगा। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, जो एकदम हठी टाइप के होते हैं, जो नहीं नहीं मैं तो 1 और अपने आप से ही होऊंगा, तो ऐसे नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स डेट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अभी मैंने बताया, या तो वो 1 से डिवाइड होना चाहेगा या खुद से, उसके अलावा किसी और से नहीं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया ये 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। मैंने बताया ही था, किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर के फैक्टर क्या बन रहे हैं, एक तो या तो 1 बन रहा है या तो खुद, मतलब या तो वो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, 2 ही फैक्टर बनते हैं इसके। ठीक है, अब बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। 2 ले सकते हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, 19 एंड सो ऑन। ये चलते ही रहेगा, बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, सोचने वाली समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि उसके 2 फैक्टर होंगे, 1 और वो खुद। कहने का मतलब या तो वो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो बता ही दिया है कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ परफेक्ट स्क्वायर भी फाइंड आउट करने में होता है। अब ये कैसे होता है, चलिए इसको हम देखते हैं। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ अ मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर का ही निकलेगा। ठीक, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने को। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और इससे हम चेक भी कर सकते हैं कि गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। चलिए, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर 36। चलिए, अब मुझे बताना है कि ये 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कैसे बताएंगे, अब देख के तो हम बता नहीं सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि ये आता है 6 और 6 के मल्टीप्लाई से, मतलब सेम इंटीजर या सेम नंबर के मल्टीप्लाई से, सेम नंबर का मल्टीप्लाई खुद से ही करें, और अगर कुछ नंबर आता है उसको करने से, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए 36 6 और 6 के मल्टीप्लिकेशन से आता है, तो 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसी को अगर मुझे जानना है तो उसके लिए कौन सा मेथड और यूज़ कर सकता हूँ मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं आगे चैप्टर्स में, इसी मेथड का हम यूज़ करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो चलिए कैसे करते हैं। सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर 256। यहाँ पे मुझे नंबर मिला है 256। अभी थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया।
अब मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि 256 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब डायरेक्टली मैं तो यहाँ पे नहीं बताऊँगा कि किसके किसके नंबर से मल्टीप्लाई होके बना है, अब इतना तो मुझे याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट मुझे याद है, ठीक है। आगे मैं चल के आपको एक डेटा भी दूंगा, एक चार्ट भी दूंगा, वो आप थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ें उतनी आगे चल के डिफ़िकल्ट महसूस ना हो, ठीक है। चलो अभी इसको हम देखते हैं, 256 को चेक करते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए करते हैं। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे स्टार्ट करते हैं। 256, अब 256 लास्ट डिजिट में 6 आ रहा है, मतलब ये इवन नंबर है, तो किससे स्टार्ट करूँगा यहाँ पे डिवीज़न? 2 से। तो किया मैंने, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले तो 2 1 जा 2, फिर 5 आ रहा है तो 2 2 जा 4, 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये बन गया 16, तो 2 की टेबल में 16 कितने टाइम में आता है? 8, तो ये आ गया 128। नेक्स्ट फिर से ये इवन नंबर बन रहा है तो 2 से फिर करूँगा, तो 2 6 जा क्या हो जाएगा? 12, और 2 4 जा 8। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करूँगा तो 2 1 जा, और ये 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 8, फिर 2 से करूँगा तो 4, फिर 2 से करूँगा तो 2, और फिर 2 से किया तो 1। हम तब तक करते जाएंगे इसको जब तक हमको यहाँ पे 1 ना मिल जाए, जो रिमाइंडर हमारा 1 रह जाए, बाकी कुछ ना रहे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन पे इधर जो नंबर्स आते हैं इसी को हम मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखते हैं जब हमको प्राइम फैक्टर्स उसके निकालने रहते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 256। अब इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखिए, कितने टाइम्स आ रहे हैं? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अब इतना काम तो हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले भी देखें। अब इसी मेथड का यूज़ करके मैं कैसे पता लगाऊंगा कि 256 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए, अगर कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हमेशा पेयर्ड होंगे, ठीक है। पेयर्ड होंगे इसका मतलब क्या है? पेयर का मतलब क्या होता है? 2 लोग, और यहाँ पे हम नंबर्स के फॉर्म में क्या बोलेंगे? 2 नंबर्स का एक पेयर बनना चाहिए और सेम नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर में हम जान रहे हैं कि सेम नंबर का खुद से ही मल्टीप्लाई होता है तभी वो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे पेयर भी वैसे ही चूज़ करेंगे कि अगर 2 लिया हूँ तो उसका पेयर किससे बनना चाहिए? 2 से ही बनना चाहिए। अगर 3 ले रहा हूँ तो 3 से ही बनना चाहिए। अगर 10 ले लिया तो 10 से ही बनना, ऐसा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पेयर अगर कंप्लीट हो रहा होगा, अगर सारे ही यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले हैं अगर सारे के सारे पेयर्ड हो जाते हैं, सबका पेयर बन जाता है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर कोई चीज़ छूट गई तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए करते हैं। तो ये 2 का 2 से पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस 2 का इस 2 से पेयर बन गया, यस। आगे इस 2 का इससे भी पेयर बन गया, और इस वाले 2 का इससे पेयर बन गया। तो हमारा पूरा यहाँ पे सारे जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्ड है, सारे फैक्टर्स पेयर्ड हो गए, इसलिए 256 क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। मान लो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा रहता, ठीक, ये 2 एक्स्ट्रा हो जाता तो एक परफेक्ट स्क्वायर तो सबसे पहली बात ये बनता नहीं। आगे चलकर हमको ऐसा कुछ क्वेश्चंस बोलेंगे, मतलब देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होगा? वो पहले ही बोल देगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें कौन से नंबर का हम मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? अब यहाँ पे देखिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए मुझे? 2 का भी एक पेयर चाहिए। तो मैं किस नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा? 2 का, ठीक, क्लियर है। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, जिसमें ये बोलेगा कि सपोज़ अभी तो बोला था कि मल्टीप्लाई करना है, अब चलिए सबका पेयर बन गया, 2 एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है, ऐसा मान के चलें कि ऐसा बच गया, ठीक। अब बोल दिया कि इसमें कौन से नंबर का यहाँ पे मैं डिवाइड करूँ कि ये 256 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कौन से एक्स्ट्रा आ रहे हैं यहाँ पे? 2। तो इसी का मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे डिवीज़न कर दूंगा या डिवाइड करूँगा, तब ये 256 क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि 256 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, वो है, बस मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बोल दिया कि किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें तब बनेगा, तो जो चीज़ छूट रहा है, जो चीज़ बच रहा है, जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, उसी का हम क्या करेंगे? उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर कभी बोल दिया कि किस चीज़ का डिवाइड करें या किस चीज़ का डिवीज़न करें, तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसी का हम क्या कर देंगे? डिवीज़न। तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ से हट जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो है पाइथागोरियन ट्रिपल्स या पाइथागोरल ट्रिपलेट्स, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर पाइथागोरियन ट्रिपल्स होते क्या। तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स आर द सेट्स ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सेट होता है एक
सेट, और क्या बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं ग्रुप होता है नंबर्स का, ठीक। सपोज वो नंबर्स हैं ए बी एंड सी, डैट सेटिस्फाई द पाइथागोरियन थ्योरम, जो क्या करते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसको सेटिस्फाई करता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। जो भी वहाँ पे हाइपोटेनस होता है, अब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ये क्या है सर, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये चीज़ें क्या होती है। पाइथागोरस जो थ्योरम है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आपके राइट एंगल ट्राइंगल से, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे रिलेटेड है वो, क्योंकि हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम वहीं से आया है। अब वहीं से कैसे है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसको हम क्या ले लेंगे, बेस हो जाएगा हमारा ये, और ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर, ठीक। और ये वाली चीज़ क्या बनेगी हमारी, हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेनस भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं तो उसका कहना क्या है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके अगर बेस के स्क्वायर में मैं ऐड करूँगा, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम हमको बताता है या कहता है, ठीक है। इसके हिसाब से ये चीज़ है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये हमेशा अगर नंबर्स के फॉर्म में ले रहे हैं यहाँ पे, अभी तो हम पाइथागोरस थ्योरम में आपको बता रहा था, तो इसमें क्या होगा, अगर मैं थ्योरम्स के हिसाब से चलूँ तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इट ऑलवेज बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, ठीक। और इसी चीज़ को जब हम नंबर्स के फॉर्म में देखेंगे, ये अभी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के फॉर्म में देख रहे थे, इसी चीज़ को जब नंबर्स के फॉर्म में देखेंगे तो क्या बनेगा, वो पाइथागोरियन ट्रिपल्स, ना कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। को रिलेटेड है एक दूसरे से, वहीं से ये चीज़ आई है। तो यहाँ पे जो, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ तो इसमें भी सबसे बड़े साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और दोनों साइड क्या होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर, उससे छोटे होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर 3 सेट्स ऑफ नंबर को बोला जा रहा है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक, उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के। मतलब उन दोनों नंबर का स्क्वायर करके अगर मैं जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, तभी वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर। अगर ऐसा हुआ तभी वो सेट ऑफ नंबर्स क्या कहलाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपल्स या पाइथागोरल ट्रिपलेट्स कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, और इस पर एक चीज़ और आ रहा है कि हमेशा इनको पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में क्यों लेंगे। अब ये चीज़ आया कहाँ से, क्यों इसको पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे, नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते। तो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है किससे, इस थ्योरम से। हम जानते हैं, अब ये क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इनका कुछ लेंथ होगा, और अगर मैं इस पर थोड़ा सा डीपली जाऊँ तो लेंथ को कभी भी हम नेगेटिव वैल्यू में शो नहीं कर सकते, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। तो उसी से कोरिलेट करके यहाँ पे बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हम यहाँ पे जो भी इंटीजर, जो भी नंबर लेंगे, इट शुड बी ओनली पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक आप टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे इस टेबल में जितने भी सेट्स ऑफ इंटीजर्स हैं, सबके सब पहले तो आप देखिए पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं, और सबके सब ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे मैं ये वाला ट्रिपलेट्स लेता हूँ, कौन सा है, 3 4 5। अब मैं इसको बोल रहा हूँ क्या, पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं या ट्रिपलेट है। कैसे पता, मुझे नहीं पता है। तो नहीं पता है तो चेक करने के लिए क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर दिखेगा मुझे, 3 4 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो 5 का स्क्वायर करूँगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का 5 में मल्टीप्लाई, ठीक। ये अब स्क्वायर अभी हम सीख के आ रहे हैं, तो कितना बनेगा इसका, 25, ठीक। अब ये जो 5 का स्क्वायर है ये इक्वल होना चाहिए किसके, 3 के स्क्वायर को मैं 4 के स्क्वायर में ऐड कर दूंगा उसके। क्या मतलब है इसका, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करूँगा तो इनकी जो वैल्यू आएगी इट शुड बी इक्वल टू 5 स्क्वायर। अगर ये ऐसा हो गया तो 3 4 एंड 5 क्या बनेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपल्स या ट्रिपलेट बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 3 3 जा कितना हो गया 9, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, 4 4 जा कितना हो गया 16, तो 9 + 16 कितना होता है 25। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर, जो भी बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है बाकी बचे दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के। सम के मतलब उनके एडिशन के। तो देखो यहाँ पे एडिशन कर दिया और क्या आ गया, दोनों नंबर सेम आया। तो क्या कहलाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स या
पाइथागोरियन ट्रिपल्स कहलाएंगे। समझ में? आई होप आज के लेक्चर में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होगी। आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो पे, ठीक है। या आपको लगता है कि मुझे किसी चीज़ पे सुधार करना है, कुछ इम्प्रूव करना है, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा एक टेबल जहाँ पे स्क्वायर है 1 से लेके 30 तक के, ठीक। अब ये क्यों ज़रूरी है? जो इस तरफ जो चीज़ें आ रही हैं ये यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि सेम इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके ये नंबर्स आ रहे हैं। और कौन से इंटीजर्स हैं वो? ये जैसे 30 का स्क्वायर है तो 30 मल्टीप्लाइड 30 किया होगा तब क्या आया होगा वो 900। तो ये चीज़ें, ये आपके लिए ज़रूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि आगे जब हम देखेंगे एक चैप्टर, इसी चैप्टर में एक टॉपिक आने वाला है स्क्वायर रूट वाला, तब वहाँ पे इन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। तो आप ट्राई करिए कि कम से कम आपको 30 तक का तो स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये याद होगा आपको देन इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है आपको तो आप कोशिश कर सकते हैं कि इसको याद हो जाए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको ठीक लगा होगा वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।